नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ साथ रामपुर विधानसभा सीट के लिए भी और खतौली विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। लगातार मंथन चल रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो मंथन कर रही हैं इन सीटों पर कैसे कब्जा जमाया जाए। मैनपुरी की अगर बात की जाए तो नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। तो वहीं पर अगर रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद ये सीट जो है वो खाली हुई है। दोनों ही जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है और समाजवादी पार्टी इनको बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी इन दोनों ही सीटों पर कब्जा करने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है। और इसी बीच आज समाजवादी पार्टी की तरफ से जो खबर सामने आई वो ये कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर जो है वो चुनाव लड़ेगी। खतौली की अगर बात की जाए तो खतौली पर आरएलडी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, जबकि मैनपुरी और रामपुर में समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से कहा जाए पूरा जो चुनावी मंथन है वो किया जा रहा है। और प्रत्याशियों के नाम की अगर बात की जाए तो अभी तक घोषणा नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। कौन प्रत्याशी होगा या फिर क्या परिवार से कोई होगा या फिर परिवार से बाहर का कोई प्रत्याशी होगा, इस पर हम जानेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सामने आए हैं वो सुनते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन पूरे मनोयोग के साथ, पूरे जनभावना और जनसेवा के साथ कार्य करती है, जनता के बीच रहती है। इसी वजह से जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देती है। जहां तक बात कही आपने गढ़ की, तो उत्तर प्रदेश में ना आप कोई गढ़ रह गया है ना कोई किला रह गया है। देखिए, अभी निर्णय जो भी होगा आपके सामने आएगा। अब देखिए, मैनपुरी का चुनाव देश और प्रदेश की तकदीर का फैसला करेगा। तो कोई जल्दी नहीं है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। को ये विश्वास है कि समाजवादी पार्टी वहां पर भी चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी बेईमानी करने का काम करे, इस समय जनता बदलाव और परिवर्तन करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को हरा देती है और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केवल समाजवादी पार्टी। तो सुना आपने किस तरह से दावे जो है वो अपनी अपनी तरफ से किए जा रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की तरफ से। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मनीष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। रफत फातिमा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ओम प्रकाश सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रजनीकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष जी आपके पास ही आते हैं। मैनपुरी देखिए सालों से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और अब इसको बचाने की जो चुनौती है समाजवादी पार्टी के सामने वो बहुत बड़ी है। नेताजी की विरासत आखिर आगे कौन संभालेगा? अभी तक हालांकि जो प्रत्याशी है वो समाजवादी पार्टी ने घोषित नहीं किया है। मनीष जी, आपका जो सवाल है उस सवाल का बहुत ही संक्षिप्त में मैं जवाब दूंगा आपको। आदरणीय नेताजी के बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से पूरी पार्टी के अंदर एक संघर्ष का, एक उत्साह, एक उमंग, एक उल्लास का, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से समाजवादी विचारधारा को आम युवाओं तक, जो लोग राजनीतिक विचारधारा के बारे में कम चर्चा करते थे, कम जानकारी रखते थे, उन युवाओं को भी समाजवादी विचारधारा से जोड़ने का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया है। आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जब आप मूल्यांकन करेंगे कि राजनीति का जिस तरह से ह्रास हो रहा है, राजनीति का जिस तरह से क्षरण हो रहा है, उस परिस्थिति में एक ऐसा योद्धा जो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नजीर बन करके राजनीति कर रहे हैं। इसलिए कि जब भारतीय जनता पार्टी एक सामंती राजनीतिक पार्टी है जिसके चरित्र में दमन है, शोषण है, और भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की राजनीतिक परिस्थिति पूरे देश भर में पैदा कर दी है, जहां पर ईडी सीबीआई एक ऐसी संस्था बन चुकी है। जब पहले इसके ईडी और सीबीआई जब किसी के
घर पर जाती थी तो लोग एक उसके व्यक्ति के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा होता था उसको गलत निगाह से देखती थी। लेकिन आज के समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपना एक राजनीतिक हथकंडा बना करके पूरे देश भर में जिस तरह से उसका उपयोग किया है, इससे हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। आदरणीय जो परिस्थिति में जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, मैनपुरी हुई, सीट रामपुर हुई, हमारी सीट खतौली हुई, ये इन सीटों पे जो उपचुनाव हमारा होने जा रहा है, उपचुनाव में आप देखेंगे कि जिस तरह से एक एक कार्यकर्ता तैयार बैठा है, एक एक हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता तैयार बैठे हैं, एक एक लोग तैयार बैठे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हम मुंहतोड़ जवाब दें। इसलिए कि हमारे लिए सिर्फ प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। लोग जो चर्चा कर रहे हैं राजनीति में कि ये गढ़ है, इसकी प्रतिष्ठा बचानी, ये प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। हमको देश बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है। इसलिए कि श्री अखिलेश यादव जी को देश में एक डेमोक्रेटिक लीडर माना जाता है। श्री अखिलेश यादव जी को सामंती नेता नहीं माना जाता है, जबकि योगी आदित्यनाथ, मोदी और अमित शाह, इन लोगों को पूरा देश जानता है कि ये जिस तरह की हुकूमत करने की इनकी एक परिपाटी है, उससे देश कहीं ना कहीं सामंती व्यवस्था से कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है ओम प्रकाश जी, देखिए तमाम आरोप आप पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किस तरह की तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है? हालांकि हमेशा चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी रहती है, विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है, लेकिन मैनपुरी, देखिए मैनपुरी जो सीट है वो नेताजी की सीट रही है और नेताजी के निधन के बाद एक तरह से कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट्स हैं मैनपुरी की जनता के, वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। ऐसे में आपको और भी ज्यादा मेहनत वहां पर करनी पड़ेगी। शांतनु जी, हर पार्टी की चुनावी रणनीति होती है और हर पार्टी अपने अपने ढंग से चुनाव लड़ती है। चुनाव जब शुरू होता है तो हर पार्टी ये दावा करती है कि ये सीट हम जीतेंगे। इसके पहले भी जो चुनाव हुए हैं अब तक, उस पर भी समाजवादी पार्टी ने दावा किया था और उनका हर पार्टी से एक प्रकार से समझौता भी हो चुका, जैसा कि आपने बताया कि आरएलडी से है। इन्होंने कांग्रेस से किया, बसपा से किया, ओम प्रकाश राजभर से किया, आरएलडी से किया, महान दल से किया। और ये समझौता नहीं करते, गठबंधन नहीं करते, ये अनुबंध करते हैं। और अनुबंध इस बात का करते हैं कि चुनाव जीतने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए ये अनुबंध करते हैं। और आपने देखा, मैं अनुबंध शब्द का शांतनु जी प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि मतगणना के बाद ये अनुबंध टूट जाता है, 2 महीना नहीं चलता, 1 महीना नहीं चलता। रही बात मैनपुरी की, तो ये मैनपुरी हमारे लिए, मैनपुरी भी चुनौती है, रामपुर भी चुनौती है, खतौली भी चुनौती है। हम हर चुनाव को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। और ये बताइए, जो समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ये मैनपुरी हमारा गढ़ है, ठीक है, गढ़ था। मुलायम सिंह इस प्रदेश के कद्दावर नेता थे जिनका हर पार्टी सम्मान करती थी। और मैं इस बात से मैं साबित कर सकता हूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सभी जनपदों में गए, लेकिन मैनपुरी लोकसभा सीट में नहीं गए, क्योंकि ये जो है वो आदरणीय मुलायम सिंह के सम्मान में नहीं गए। हमने समाजवादी पार्टी के सारे गढ़ को तोड़ा, बदायूं का गढ़ तोड़ा, कन्नौज का गढ़ तोड़ा, रामपुर का गढ़ तोड़ा, आजमगढ़ का गढ़ तोड़ा, गोला उपचुनाव हारे, अमेठी का गढ़ तोड़ा किसी पार्टी का। तो ये सारे समाजवादी पार्टी के गढ़ थे जिनको सबको हमने ध्वस्त कर दिया। और आप देखिएगा, मैनपुरी को भी हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और मैनपुरी का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और उसके बाद होगा क्या शांतनु जी, कि जैसे हर चुनाव को हारने के बाद इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक नया बहाना, कभी ईवीएम, कभी डीईएम, कभी चुनाव आयोग, कभी जिला प्रशासन, कभी लोकतंत्र, कभी धांधली और जबरदस्ती। भाई आप ये बताइए कि जब चुनाव होता तो उस समय तो आप नहीं बोलते, मतगणना के बाद ये शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आपको मतगणना के समय का उदाहरण के सहित करना चाहिए। अभी चुनाव आयोग ने इनको नोटिस दिया है, इनका एक बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष का हास्यास्पद है। राष्ट्रीय कार्य समिति में बोले कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों से मिलकर के मुसलमानों और यादवों का 20-20 हजार वोट काट दिया। आप बताइए, कितनी बड़ी हार के बाद बचकाना बयान है, उनको नोटिस दी गई है। अरे आप जनता जनार्दन के जनादेश को मानते क्यों नहीं? आप उसको स्वीकार क्यों नहीं करते? आप क्यों जनता जनार्दन का अपमान करते हैं? मैनपुरी सीट भी भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से जो
जीतेगी। जैसे मैनपुरी गढ़ में हमने 2022 का विधानसभा चुनाव जीता है, ये भी तो इनका गढ़ था मैनपुरी, हमने 2022 का विधानसभा चुनाव जीता। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ा है। 37 साल बाद कोई सरकार दोबारा प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आई है। ये मैनपुरी में किस बदौलत लड़ेंगे? इनका नारा है यमवाई, जातिवाद, परिवारवाद। आपने कहा कैंडिडेट, अरे कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देगी, ये क्या देंगे? इनका तो सैफई परिवार से ही कैंडिडेट आएगा। आप भी जानते, हम भी जानते, प्रदेश जानता है कि सैफई परिवार का इनका कोई भतीजा, कोई भाई, कोई बेटा वो कैंडिडेट होगा। भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट देगी वो बहुत मजबूत कैंडिडेट ठीक है मनीष जी, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद में 2022 चुनाव जीतने के बाद शांतनु जी उसका लक्ष्य है कि ठीक है ओम प्रकाश जी सुन लीजिए। ठीक है ओम प्रकाश जी सुन लीजिए। 14 लोकसभा सर जवाब ले लेते हैं ओम प्रकाश जी। हम भारतीय जनता पार्टी जीत कर दिखाएगी। ठीक है ओम प्रकाश जी, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ओम प्रकाश जी बैठते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वह एक अब वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन चुके हैं। ओम प्रकाश जी, अमन गिरी किसके पुत्र हैं? आप परिवारवाद पर जब बोल रहे हैं तो आप बताएंगे कि अमन गिरी किसके बेटे हैं? किसको उम्मीदवार आपने बनाया था गोला से? और ब्रिजभूषण शरद सिंह जी का जो बेटा है, देखिए ओम प्रकाश जी सुन लीजिए, मनीष जी की बात सुनिए, इस तरह डिबेट नहीं होगा ओम प्रकाश जी, इस तरह से बिल्कुल नहीं। ओम प्रकाश जी सुनिए पहले आप, ओम प्रकाश जी सुनिए, आजमगढ़ बताइए। अरे सुनिए तो आप, आजमगढ़ बताइए। आप सुन क्यों नहीं रहे? फिर पुत्र लड़े, फिर भाई लड़ा, अब आप ही क्या बात करते हैं? आपको ये विवेचना बोलते समय सोचना चाहिए कि गोला सीट पर अमर गिरी के पिता वहां 2 बार से विधायक थे, उनकी मौत के बाद लड़ रहे हैं और आपके यहाँ तो पुश्तैनी चलता। अरे आप ओम प्रकाश जी चल रहा और आप चुनाव लड़ क्या रहे हैं? जी अब आप सीमाओं पर लांघ रहे हैं। हमारे लिए नेताजी का जाना इस दुनिया से कितना दुखद है, आप इस बारे में कभी कल्पना कर रहे हैं? हमारे लिए समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए कितना दुखद है आप जानते हैं? और नेताजी के देहांत मैंने आपको बताया कि नेताजी का भारतीय जनता पार्टी कितना सम्मान करती है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी गए नहीं वहां पर। ये सम्मान हम करते हैं, नेताजी का हम भी सम्मान करते हैं। ठीक है ओम प्रकाश जी, नेताजी की तुलना आप करते हैं। अरे भाई विरासत में गद्दी मिल सकती है, लेकिन बुद्धि, योग्यता, सफलता ये मिलना जो है ये मुश्किल है। रमन सिंह का बेटा पिता की विरासत में गद्दी और गद्दी के बाद सोचते हैं कि हमको जो है वो बुद्धि, योग्यता, सफलता मिलेगी। आप हर चुनाव हारे। अरे आप बताइए ना 2014 के बाद कौन सा चुनाव जीते? एक चुनाव का बताइए। आप 2 विधानसभा हारे, 2 लोकसभा हारे, विधान परिषद हारे, आप उपचुनाव हारे, जिला पंचायत हारे, नगर निकाय हारे, कौन सा चुनाव जीते? अनुराग ठाकुर किसके बेटा है? ठीक है अनुराग ठाकुर किसके बेटा? ठीक है मनीष जी, मैं वापस आता हूँ। ओम प्रकाश जी आपके पास वापस आता हूँ। ठीक है वापस आऊंगा। मनीष जी, रजनीकांत जी, भगवान करे कि आप इसी तरह से चुनाव लड़िए। ठीक है यहाँ डबल इंजन की सरकार। ओम प्रकाश जी वापस आता हूँ। मनीष जी प्लीज, ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। रजनीकांत मिश्रा जी, इनकी आवाज डाउन करिए। रजनीकांत मिश्रा जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, गठबंधन की जगह पर इन्होंने अनुबंध शब्द का इस्तेमाल किया। आपने देखा अनुबंध, आपको भी लगता है क्या? देखिए, कई राजनीतिक पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और विधानसभा चुनाव के बाद एक एक करके वो राजनीतिक पार्टियां जो अलग होती आई हैं, लेकिन अभी भी आरएलडी की अगर बात की जाए तो अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ जो है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह की आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश सिंह जी कि ये गठबंधन नहीं है, अनुबंध है, आपको भी ऐसा ही लगता है क्या कि अगर चुनाव के बाद जिस तरह से अगर फायदा होता है, नहीं फायदा होता है, उसके बाद ये अनुबंध जो है इन्होंने इस्तेमाल किया, अनुबंध जो है वो खत्म कर दिया जाता है? देखिए, ये जो कह रहे हैं ओम प्रकाश सिंह जी, क्या इन्होंने कौन सा अनुबंध किया, कौन सा गठबंधन किया? जिनका इशारा ये कर रहे हैं वो इनके साथ भी गठबंधन कर चुके हैं। क्या इनका अनुबंध था? क्या उन लोगों से इनका अनुबंध था कि गठबंधन था?
तो ऐसी बातें, इस तरह की बचकानी बातें करने की जरूरत कम से कम एक टीवी चैनल बैठ के न करें। गठबंधन होता, अनुबंध होता। एग्रीमेंट और ठेका नहीं चल रहा कि अनुबंध होगा और एग्रीमेंट किया जाएगा। ये राजनीति कांग्रेस चल और रही है। बसपा के साथ आपका क्या था? आप पहले सुनिए ना, आप सुनिए फिर बोलिएगा। कांग्रेस और बसपा के साथ आप सुनिए, प्रकाश राजभर क्या मेरा अनुबंध था? कितने दिन चला? मेरा अनुबंध था। मेरा आपके साथ भी, मैं चुनाव भाजपा के साथ लड़ा हूं अटल जी की गवर्नमेंट में। क्या मेरा अनुबंध था? आप बताइए। मेरा अनुबंध था, कर सकता हूं, आप बताइए ना। मेरा अनुबंध था, मैंने आपके साथ भी लड़ा था चुनाव। अरे भाई, क्या मैं मेरा पूछ तो अनुबंध रहा था? हूं। नहीं, आप अपनी समाजवादी पार्टी की कांग्रेस, बसपा, ओम प्रकाश राजभर क्या के अनुबंध साथ था? आप क्या बताओ था? ना। मैं भाजपा के साथ मेरा बिल्कुल अनुबंध था। कितने दिन चला मतगणना के? कितने दिन बाद बसपा से टूट अरे गया मुफ्ती सब? मोहम्मद सईद की पार्टी से कश्मीर में किसने गठबंधन किया? कितने दिन सरकार चलाएगी? के बाद आपका जो प्रकाश राजभर से महान दल से अपनी बातों को दबाने के लिए नीतीश कुमार जी के साथ क्या किया? नीतीश कुमार जी के साथ क्या किया? बात ना हो, बेकार की बातों पर डिबेट में आ जाएंगे, डिबेट का टाइम बर्बाद करेंगे। ठीक है, ये बातें अलग हैं। ठीक है। रफत फातिमा जी हमारे साथ जुड़ी है कांग्रेस से। रफत जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखिए, उपचुनाव हो रहा है, तमाम राजनीतिक दल जो है वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी मैदान में नजर नहीं आ रही है। रफत जी, देखिए, जिस तरीके से हमारा स्ट्रेटेजिकल ये निर्णय है कि हम उपचुनाव में नहीं वो कर रहे हैं, अभी उतार रहे अपने कैंडिडेट, तो ऐसा कोई ये नहीं है कि जरूरी है कि हम ये रणनीति के तहत होता है जो भी चुनाव में फैसले होते हैं। तो हमारा नेतृत्व जो फैसले ले रहा है, हम उसी आधार पर हम लोग जो है उपचुनाव में अभी कैंडिडेट नहीं उतारे। साथ ही हम नगर निकाय चुनाव में मजबूती से जो है संगठन में जो है कार्य कर रहे हैं, जिससे जो है हमारे जो है संगठन मजबूत हो। और यूपी की स्थिति हम जानते हैं, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए हम पहले यूपी के संगठन को यहाँ पे जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष जो है संगठन में लगातार मीटिंग्स हो रही, नगर निकाय चुनाव को एक मजबूत और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हम नगर निकाय चुनाव में मजबूती से खड़े होंगे। ठीक है। विद्या गौतम जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विद्या जी, आपके पास आते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरह से मैदान में उतरी हुई है, भाजपा भी उतरी हुई है, बसपा कहीं नजर नहीं आ रही है। मायावती जी ये ट्वीट करती हैं कि वो देखिए उपचुनाव नहीं लड़ती हैं। ठीक है, उनका ये ट्वीट आता है कि वो उपचुनाव नहीं लड़ती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती जी उपचुनाव नहीं लड़ती हैं, लेकिन बिहार में जाकर उपचुनाव लड़ती हैं। क्या वजह रहती है इसकी? इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल, मैं आपको जिस तरह से कि अक्सर बसपा के बारे में यही कहा जाता है कि उपचुनाव हम लोग नहीं लड़ते हैं, उसकी बहन जी की अपनी नीति है, अपना एक रणनीति के हिसाब से चलते हैं। लेकिन आपने जैसे जिक्र किया कि बिहार में देखो, संगठन को जहां स्थिति ऐसी लगती है कि हम चुनाव में एक अच्छा परिणाम दे सकते हैं या बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं, तो नहीं दे सकती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल मैं डिनाई नहीं कर, इस बात को बिल्कुल डिनाई कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि रिजल्ट नहीं दे सकते। जहां हमें लगता है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, वहां पे बहन जी लड़ाती हैं। जहां लगता है कि उपचुनाव लड़ने का कोई हमें अभी इस तरह का कोई फायदा नहीं है, तो वो नहीं लड़ती। अपनी उनकी नीति है, रणनीति है, और जो हमारा नेतृत्व कहता है हमको उस पर काम करना पड़ेगा। दूसरी बात रही, आपने कहा कि रामपुर में चुनाव और जो ये चुनाव हो रहे हैं, अभी अनुबंध और गठबंधन पे बात चली थी, मैं देख रही थी, सर को भी सुन रही थी और इधर सपा में भी सुन रही थी। तो ये जो एक जो लोकतांत्रिक भाषा का इस तरह से अभद्र तरीके से प्रयोग करा जाता है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे अभद्र है कि आप गठबंधन को अनुबंधन कह रहे हैं, इस तरह की चीजें। अब रही बसपा की बात, तो बसपा अपने रणनीति के हिसाब से चल रही है। और अभी बहन जी ने भी ट्वीट करके कहा है कि अभी जो चुनाव एक लखीमपुर वाला हुआ है, उसमें बहन जी ने कहा कि अक्सर हमारे पर ये आरोप लगाया जाता है कि हम भाजपा के साथ जुड़ के काम करते हैं, लेकिन वहां तो हम चुनाव नहीं लड़े, तो वहां पे क्यों नहीं जीत आपने दर्ज करी है? तो इस तरह की जो एक हमारे ऊपर एक ब्लेम लगाए जाते हैं, तो वहां पे छोड़ दिया कि चलो आप ही लड़के दिखाओ, देखते हैं कि कितना आप लड़के जीत के दिखा सकते हो। तो इस तरह की कुछ नीतियों के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, और आने वाले समय में यदि ऐसा कुछ मौका होता तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे भी, लेकिन फिलहाल स्थिति नहीं है कि हम चुनाव लड़ते हैं। ठीक है मनीष जी, देखिए मायावती जी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी जो है वो ट्वीट, जैसा कि आपने भी देखा होगा, ट्वीट करके उन्होंने कहा कि अब देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो आप हार के जो है नए नए बहाने ढूंढ रही है। लखीमपुर में गोकरणनाथ सीट पर जो उपचुनाव हुआ उस पर उसके बाद जो नतीजे आए उस पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है, मनीष जी उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब हार के नए नए तरीके जो है वो नए नए बहाने खोज रही है। शांतनु जी जी, बहन जी की बात पर और बसपा की बात पर मैं बाद में जवाब दूंगा। जरा ओम प्रकाश जी से कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो जरा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुन लीजिए ओम प्रकाश जी, सुन लीजिए आप थोड़ा सा, मैं अरे आपके पुत्र के समान हूं, थोड़ा सा इतना ख्याल और मर्यादा रखिए कि थोड़ा धैर्य रखिए, और आप वरिष्ठ हैं, इतना कितना भी चिल्लाएंगे, अभी योगी जी आपको कुछ देने वाले नहीं है, थोड़ा शांत रहा करिए। सुन लीजिए,
भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक जो परिपाटी है और भारतीय जनता पार्टी का एक, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक राजनीतिक चरित्र है, जब 2002 हम लोग थोड़ा सा छोटे थे उम्र में और एक बस बहुत ही कम उम्र के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का काम कर रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ जी चूंकि गोरखपुर के रहने वाले, मैं देवरिया का रहने वाला हूं, तो हमेशा योगी आदित्यनाथ जी जब भी क्षेत्रों में भ्रमण करने के लिए जाते थे तो वो भारतीय जनता पार्टी का उनकी गाड़ी पर झंडा नहीं होता था, उनकी गाड़ी पर झंडा हिंदू युवा वाहिनी का होता था। एक बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत बड़े अलमबदार बने हैं भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश सिंह जी। 2002 में भारतीय जनता पार्टी के सारे कैंडिडेटों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल में हिंदू युवा वाहिनी के कैंडिडेट के रूप में, उसी में राधा मोहन दास अग्रवाल चुनाव जीत करके गोरखपुर से आए थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ाया। 2007 में योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदू युवा वाहिनी के कैंडिडेटों को पूर्वांचल में लड़ाया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कैंडिडेटों को पूर्वांचल में हराने का काम किया। तीसरा चुनाव 2012 का चुनाव हुआ, उसमें योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को हराया और विधानसभा के चुनाव में भारी नुकसान। अरे ओम प्रकाश जी सुनिए, पहले आप सुनिए, आप ठीक है ओम प्रकाश जी जवाब दीजिएगा, आप इनकी बात का जवाब दीजिएगा, सुन लेते हैं जी। 2012 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ा। 3 चुनाव मैंने अपनी आंखों से देखा है जब एक हिंदू युवा वाहिनी के संगठन के अध्यक्ष के रूप में योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से राजनीतिक चरित्र की बात हो रही है, सूचना की बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप इस परिपाटी को जानने की कोशिश करिए कि हम किसी से गठबंधन करते हैं, किसी से अनुबंध करते हैं। हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करने के पहले जब आप अपने चरित्र का मूल्यांकन करेंगे, जिनको सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री आप बता रहे हैं, उस ईमानदार मुख्यमंत्री के चरित्र के बारे में जब राजनीतिक चरित्र के मूल्यांकन करेंगे तो ओम प्रकाश सिंह जी आपको राजनीतिक घृणा होगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ओम प्रकाश सिंह जी कि आप कभी उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि मनीष सिंह ने संपत्ति लूट लिया, बसपा की जो प्रमुख है उन्होंने संपत्ति लूट लिया, उन्होंने बहुत उत्तर प्रदेश को लूट लिया। अरे ओम प्रकाश सिंह जी कभी उस मठ के बारे में सोचिए, जो गोरखपुर का मठ है, उस मठ के बारे में सोचिए कि उसकी संपत्ति जिस तरह से बेतहाशा पड़ी है, एक मंदिर का जिस तरह से संपत्ति जिस तरह से पड़ी है, क्या योगी आदित्यनाथ ने कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के ये बताया कि उनकी संपत्ति इतनी कहां से पड़ी है? तीसरी बात, शांतनु जी बहुत गंभीर बात मैं कर रहा हूं, इसलिए कि हम लोग उत्तर प्रदेश और देश की जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम लोगों की बात जनता सुनती है तो उसके हिसाब से राजनीतिक दलों के बारे में मूल्यांकन करती है। हम समाजवादी विचारधारा की राजनीति करते हैं, समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं, सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, सभी के अंदर प्यार बांटना चाहते हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी 6 महीने सरकार बनने को नहीं हुआ, दूसरे बार के कार्यकाल का जल शक्ति विभाग में इतना बड़ा घोटाला, बहुत व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ। उसके बाद से औद्योगिक विकास मंत्रालय जो है नोएडा से लेकर के गोरखपुर तक लूट के भेंट चढ़ गया। स्वास्थ्य मंत्रालय का आए दिन हाल देखिए, गरीब जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, एक फोटो खिंचवाने वाले मिनिस्टर ने इस डिपार्टमेंट के रोज फोटो खिंचवाते हैं, स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। यहां तक कि इमरजेंसी वार्ड में स्ट्रेचर पर सुला करके मरीजों का इलाज है। इससे बड़ी घृणा की बात उत्तर प्रदेश सरकार, ये डबल इंजन की बात करते हैं। अरे किस बात का डबल इंजन? आपके डबल किसी भी इंजन में ना तो तेल बचा है ना पानी बचा है, और चलाने वाले तो लोग है ही नहीं है। वो सुन लीजिए ओम प्रकाश सिंह जी, आप ये आपकी बड़े इंजन है, ना तो इस इंजन का कोई ड्राइवर है, ना तो इस इंजन में तेल है, ना तो इस इंजन में पानी है। ये भ्रष्टाचार घेर चल चुका है। और आपकी जो डबल इंजन की सरकार है, आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश और देश में बड़े परिवर्तन का इस बिगुल फूंका जा चुका है और समाजवादी पार्टी इसका नेतृत्व करेगी और बड़ी लड़ाई को जनता तक ले जा करके आपको हराने का। मनीष जी सुनते हैं, मनीष जी सुनते हैं जी। ओम प्रकाश जी जवाब दीजिए। भाई मनीष जी, आप समाजवादी पार्टी के बड़े होनहार का प्रवक्ता हैं, आप ये बताइए जी कि 2024 का चुनाव जीतने जा रहे हैं जी, आप ये बताइए कि 80 लोकसभा सीट है जी, आप कहते हो कि हम नंबर 2 की पार्टी जी, बसपा के पास 10 एमपी है जी, आपके पास 3 एमपी है जी, कांग्रेस के पास 1 एमपी है, तो 3 एमपी वाला नंबर 2 का हुआ कि 10 नंबर 10 जिसके पास? हमको तो बहुत हंसी आ रही है ओम प्रकाश जी, आपके राजनीतिक ज्ञान पर हमको बहुत हंसी आ रही है। आपने भी 2 सांसदों से किया था। सुनो ओम प्रकाश जी, आपने भी 2 सांसदों से अपने राजनीतिक को भी बोलने नहीं दूंगा और छल पंपन की राजनीति से झूठ और पाखंड जी आपके बीच में बोलने नहीं बोलते। मनीष जी आपके बीच में बात कर रहे हैं, आप भी समझ रहा हूं कि आप मनीष जी सुन लेते हैं, नेता दिल में आग लगी हुई है। ठीक है भारतीय जनता पार्टी आप के मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए ओम प्रकाश जी, जवाब दीजिए। मेरी बात तो सुनिए। ठीक है आप जवाब दीजिए, सुनते हैं। ठीक है आप चुप कराइए, आप सुनिए मनीष जी, सुन लीजिए। ठीक है आप बोलिए।
हाँ, मैंने ये कहा शांतनु जी, ये 2024 का दावा कर रहे हैं कि हम लोकसभा की सीटें जीतेंगे। हर पार्टी को दावा करनी चाहिए, हम भी दावा करेंगे, ये भी करेंगे। लेकिन जब से पिता की गद्दी को जबरदस्ती पुत्र ने कब्जा किया, पूरा प्रदेश और देश देखता है, या तो औरंगजेब ने कब्जा किया था अपने पिता के गद्दी को, या तो अखिलेश यादव ने किया। 2014 के बाद ये कौन से चुनाव जीते? ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, आप देखिए आप तुलना मत करिए, आप तुलना मत करिए, ये गलत है। ओम प्रकाश जी, नहीं आप किसी ओम प्रकाश जी, 9 चुनाव में ओम प्रकाश जी 14 का जीते, 17 का जीते, 19 का जीते। देखिए आपने कहा, देखिए एक तरफ बने ओम प्रकाश जी, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी चुनाव प्रचार करने नहीं जाते हैं मैनपुरी में, वो मुलायम सिंह यादव जी का इतना सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ आप उनकी तुलना करते हैं औरंगजेब से। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, देखिए मुलायम सिंह यादव जी ने, ओम प्रकाश जी जितना बड़ा ठग, सुन लीजिए, जितना बड़ा ठग, ये आप जितना बड़ा ठग ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पिता के मरने पर पार्लियामेंट्री वोट से या विधायकों से चुने गए थे। मनीष जी, इस प्रकार से मनीष जी, उत्तर प्रदेश आप भी वही उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं फिर। मनीष जी आप भी उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए आप दोनों से। ये गद्दी दी नहीं थी अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने हमारी पिता की हमारी कैसे चलेगी ये आप तय करेंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। नहीं, ओम प्रकाश जी, मनीष जी, ओम प्रकाश जी, मैं आप दोनों को वार्न करता हूं, देखिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। नारंगी अपनी जुबान में लगाम लगाए, ये जो नारंगी है, नहीं आप भी ठीक है मनीष जी, मैंने उनको रोका ना, आप भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। 2014 से कौन सा चुनाव जीते हो? अरे परिवार तो संभाल नहीं पाए। चाचा आज कह रहा है, चाचा की जबान रोकोगे? चाचा तो कह रहा है कि जो है चापलूसों से अखिलेश यादव घिरे। इंतजार करिए ओम प्रकाश जी, पाल यादव कह रहे हैं अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अखिलेश यादव जो है वो जो है चापलूसों से घिरे हुए की जो चिराग है अखिलेश यादव को, शिवपाल यादव को आप शांतनु जी, हमारी जो आप सत्ता है वो लूट की ढोंग है। अरे मनीष जी, शिवपाल ने कहा है विकास होता है, अखिलेश यादव चापलूसों से घिरे हुए, जो परिवार का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। आप क्यों नहीं शिवपाल की जबान जो अपनी पत्नी का नहीं वो किसी और की जबान है, जो अपनी पत्नी का नहीं वो किसी और का कैसे हो सकता है? बताओ ना, शिवपाल ने भाई का नहीं वो कैसे हो सकता है? शिवपाल ने यही कहा। मोदी से पूछो, जो मोदी से पूछो। ठीक है मनीष जी, मनीष जी, ठीक है मनीष जी, देखिए ये ठीक है जो अपने मरे हुए पिता का नहीं हुआ, ओपी सिंह जी मैं आपके पास आता हूँ। मनीष जी ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। देखिए शिवपाल सिंह जी, उनका ये बयान आपने सुना होगा, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अगर नेताजी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं, नेताजी के निधन से काफ़ी पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि अगर नेताजी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो शिवपाल सिंह जी जो है यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मनीष जी, क्या परिवार एक होने वाला है क्या, इस तरह की बातें? क्योंकि हमने देखा नेताजी के निधन के दौरान पूरा परिवार जो है वो एकजुट नजर आया। क्या ये जो एकजुटता है ये उपचुनाव में नजर आएगी मैनपुरी में, अगर बात की जाए? मनीष जी, शांतनु जी, परिवार हमेशा से एक रहा है जी, और आगे भी एक रहेगा। एक बात, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, परिवार से लेकर के जो समाजवादी पार्टी की एक कार्यकर्ता हैं वो सब समाजवादी पार्टी और समाजवादी परिवार है। हम लोगों के अंदर किसी भी तरह का, हम लोग राजनीतिक रूप से नहीं जुड़े हैं, हम लोग विचारों से जुड़े हुए हैं, भावनाओं से जुड़े। और हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी विचारधारा की राजनीति करते हैं, सिद्धांत की राजनीति करते हैं, और वो कभी भी छल प्रपंच और धोखे की राजनीति नहीं करते हैं। वो हमेशा से गांव के अंतिम आदमी को, उनके कार्यक्रमों में जब आप देखेंगे, जब 2012 से लेकर के 17 तक श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, शांतनु जी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके जब कार्यक्रमों को देखेंगे, उनकी उपलब्धियों को जब आप देखेंगे, उन्होंने गांव के गरीबों को, अंतिम आदमी को जो झोपड़ी में रहता था, उनको उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया था। लैपटॉप दे करके उनको उच्च शिक्षा में जिस तरह से दुनिया से जोड़ने का उन्होंने काम किया, प्रतिस्पर्धी बनाया उनको, वो हमारे नेता को देख करके आज हिंदुस्तान ही नहीं कई अन्य देश में भी छात्रों को लैपटॉप दिया जाता है। एक बात, दूसरी जो बात महत्वपूर्ण बात है कि श्री अखिलेश यादव जी ने अभी 2022 के जब चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कहा कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम 22 लाख नौजवानों को आईटी सेक्टर में नौकरी देंगे और 12 लाख से ऊपर जो सरकारी विभागों में पद रिक्त हैं उसमें हम उनको नौकरी देने का काम करेंगे। उसके साथ ही जो उन्होंने कहा
कि हम उत्तर प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं जिनको हम पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, हम उन सभी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश में जो पुरानी पेंशन बहाली की बहुत दिनों से मांग चली आ रही है, उस पुरानी पेंशन को हम बहाल करेंगे। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम बहाल करेंगे कि हम उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का दर्द जानते हैं और उनकी जो जिंदगी है वो कितनी कठिनाइयों से गुजर रही है, इसको हम महसूस करेंगे। और उसके बाद से हम, लेकिन देखिए उसके बाद से जैसे श्री अखिलेश, हम लोग नहीं सरकार बना पाए, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की कितनी दूरदर्शी सोच है कि उस सोच को देख करके कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, कई अन्य राजनीतिक पार्टियों ने यह कहा कि श्री अखिलेश यादव जी ने जो पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा किया था उसको हम वहां पे तो नहीं पूरा हो पा रहा है, लेकिन हम अपने राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। हम यह कहना चाहते हैं कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी विचारधारा की राजनीति करते हैं, सिद्धांत की राजनीति करते हैं और लोगों का भला कैसे हो सके इसके लिए वो काम करते हैं। और रहा सवाल, तो कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है। श्री अखिलेश यादव जी, रफत जी कुछ कहना चाह रही है। ठीक है मनीष जी, ओपी जी अपनी बारी आने का इंतजार करिए प्लीज। की पूरी धरती, बाकी लोग भी डिबेट में बैठे हुए ना, उनको भी बोलने का मौका दीजिए। रफत जी। शांतनु जी, ऐसा लग रहा था सिर्फ 2 ही लोग डिबेट कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है और बाकी सब बैठाने के लिए बुलाए गए हैं ना। जी जी, तो थोड़ा सा तो कम से कम जो है दूसरों को भी मौका देना चाहिए। लग रहा है 2 ही पार्टी बस आपस में बहस कर रही है, एक दूसरे पे लांछन लगा रही है। जो जनता के मुद्दे हैं वो कौन उठाएगा? हम इस चैनल के माध्यम से अगर आए हैं यहाँ पे टाइम दे रहे हैं तो जनता के मुद्दों पे कौन बात करेगा? कांग्रेस पार्टी इसीलिए जो है, क्योंकि सिर्फ वो जनता के मुद्दे पे वही बात करती है, सिर्फ अपने परिवार की बात। कभी जो है योगी जी के जो है अच्छाइयाँ सिर्फ इवेंट बन के रह गई है पार्टी कि हर बहुत अच्छी आपने बात कही है, लेकिन अगर आप जनता के मुद्दे उठाना ही चाहती तो उपचुनाव क्यों नहीं लड़ रही है कांग्रेस पार्टी? नहीं, क्यों इसके नहीं, क्यों उपचुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? आप बताइए ना। उपचुनाव लड़ने से क्या ये आप क्राइटेरिया तय करेंगे कि हम जनता के मुद्दे नहीं लड़ रहे हैं? ये क्राइटेरिया कौन तय करेगा? ये हमारी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है। ऐसा नहीं कि यूपी में अगर हम नहीं लड़ रहे तो कहीं हम लड़े नहीं है। अदर्स स्टेट में हम लड़ रहे हैं और हर जगह बड़ी अच्छा प्रदर्शन भी करा है। अगर मुंबई में अंधेरी में अगर भाजपा प्रत्याशी नहीं उतारता तो क्या मतलब है उससे? मतलब ये है कि राहुल गांधी जी देखिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मैडम सुनिए ना रफत जी, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पूरे भारत को जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। सुनिए ना मेरी बात, बिल्कुल पूरे भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को वो टच भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक जगह, सुनिए ना, एक जगह सिर्फ वहां पर आएंगे, लेकिन उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने उत्तर प्रदेश को वो महत्व ही नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र है ये सभी जानते हैं, लेकिन हश्र जो भी हो, लेकिन हम पूरी ताकत से लड़ लें, पूरी हिम्मत से आगे बढ़ लें। और राहुल गांधी जी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो देश को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। आज ये ज्यादा जरूरी है देश के लिए। हम देश की जो है, जो हमारे लिए चुनौती है वो देश की जनता की हित की बात करने की बात है। जो कमर तोड़ महंगाई उस पर बात करने की बात है। जिस तरीके से रोजगार, रफत जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना उनका लक्ष्य नहीं है? बताइए आप। कांग्रेस पार्टी नहीं, सत्ता में लाने का लक्ष्य पहले होना चाहिए या हम देश की जनता के हित की बात पहले करेंगे? आप बताइए पहले हमें क्या पहले होना चाहिए? हम सत्ता की लालच करें या सत्ता के लिए जो है बिल्कुल हर वक्त चुनावी मोड में रहे, या हम देश में जो राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के लिए देश हित कौन कर रहा है और सत्ता में आने की कौन चेष्टा कर रहा है ये सभी जानते हैं, पब्लिक सब जानती है। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए और कांग्रेस पार्टी की जो तमाम विचार है, जो तमाम देश बचाने की, लोकतंत्र बचाने की बात कांग्रेस पार्टी करती है, वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए और उन तमाम जो नीतियां हैं उनको लागू करे। लेकिन आप देखिए हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहा है, क्या राहुल गांधी जी वहां पर प्रचार करने के लिए गए? जबकि उनके सुनिए ना उनके चुनाव प्रचार से कितना फर्क पड़ता है। लगातार हिमाचल में प्रियंका जी लगी, हमारे सारे बड़े नेता वहां पे लगे हुए और राहुल जी। मैं प्रियंका जी का भी बता दे रहा हूँ। एक दिन में नरेंद्र मोदी ने वहां पर 2 रैलियां की हैं, 3 दिन में 1 रैली है प्रियंका गांधी ने की है। एक्टिवनेस कितनी ज्यादा है ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। पूरा एक शांतनु जी मुझे भी एक मौका दीजिए अपनी बात रखने का। 3 सिर्फ लोग हैं जिसमें पार्टी चल रही है और कहाँ प्रियंका, आप कहाँ जमीन आसमान का जो है वो मिला रहे हैं। मोदी जी की बात ना करिए, जो सिर्फ इवेंट पे भरोसा करते हो, फोटोग्राफी पर सिर्फ दिखावा प्रोपेगेंडा, और उनके इसके अलावा उन्होंने क्या करा जनता के लिए? कितने रोजगार दिए? मैडम राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता है, उनको हिमाचल प्रदेश में नहीं जाना चाहिए क्या? आप बताइए ना।
आखिर राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा आखिर कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए तो कर रहे हैं ना। तो राज्यों में अगर सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी आगे और भी ज्यादा मजबूत होगी। स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, इसके तहत ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी है। विद्या जी, जी विद्या जी, जिस तरह से मैं देख रही थी सभी साथी अपनी अपनी बात रख रहे थे। उत्तर प्रदेश में जो ये उपचुनाव हो रहे हैं उनको लेकर के मेरा यही कहना है कि सभी लोग अपनी पार्टी की लगातार बात कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के नेता अच्छे हैं, हमारा परिवार अच्छा है, हमारी ये अच्छे। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात पे आना चाहूंगी कि जनता के मुद्दों का क्या। मैंने अभी पिछले डिबेट में कहा था कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा उठा, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के और क्राइम को लेकर के, अपराधों को लेकर के। आज इस प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में इनका, यहाँ भी इनकी सरकार है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ उन करोड़ों लोगों के रोजगार, युवाओं के रोजगार के लेकर के क्या आपने स्कीम बनाई है? स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के आपके पास क्या है? महिला सुरक्षा को लेकर के आपके पास क्या है? आपने जैसे शांतनु जी, मुझे अभी हम सुन रहे थे कि हिमाचल के चुनाव में माननीय मोदी जी गए, तो हमेशा से कहा जाता है कि भाजपा हर वक्त पे चुनावी मोड में रहती है। स्टार प्रचारकों के लिए ज्यादा से ज्यादा किस तरह से सुविधाएं दी जाए, पार्टी और संगठन को कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ कहीं जनता की सेवा नहीं हो रही है, कहीं जनता के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे, कहीं बेरोजगार, कहीं महंगाई, कहीं भी कोई मुद्दों की कोई जरूरत नहीं। किसी तरह से हम सत्ता में बरकरार हैं। आपने हिमाचल चुनाव की बात करी, माननीय मोदी जी वहां गए, लेकिन आपने वो ऑडियो नहीं सुना क्या, जहां एक निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है, जहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ रहा है कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है और डरने के कारण भी वो चुनाव लड़ तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको गुजरात और हिमाचल खिसकता दिख रहा है। इसीलिए वो शायद कहीं ना कहीं अपनी छटपटाहट को लेकर के लगातार चुनाव प्रचार में बड़े बड़े मंत्री संतरी सब उनके उतरे हुए हैं। मेन बात पे फिर आना चाहूंगी कि आखिर जनता के मुद्दों का क्या। रही बात कि हम बहुजन समाज पार्टी हमेशा से सामाजिक और राजनीतिक रूप से जिस तरह से सक्रिय है, लोगों का कहना है कि बहन जी आती नहीं है, लेकिन बहन जी हर मुद्दों पे अपनी बात रखती हैं, हमारे कार्यकर्ता जाते हैं। रही उपचुनाव की बात, तो उपचुनाव में अक्सर हम लोग नहीं लड़ते हैं, तो इस वजह से कि क्योंकि हमारे ऊपर सबसे ज्यादा आरोप अगर सपा ने लगाया, हमें सबसे ज्यादा सपा ने बदनाम इस बात को किया कि हमारी तो भाजपा के साथ साठगांठ है, कहीं ऑडियो, कहीं वीडियो, कहीं अलग अलग तरह से एडिटिंग कर करके सोशल मीडिया पे खूब चलाया गया। तो ठीक है, बहन जी ने कहा ठीक है आप भाजपा के साथ टक्कर करिए और देखते हैं कि भाजपा के साथ टक्कर करके आप कैसे हरा सकते हैं। तो उसका उन्होंने लखीमपुर खीरी का उन्होंने बहुत बड़ा उदाहरण भी दिया। तो हम देख लेते हैं कि आप हमें बड़ा बदनाम करते हैं, तो चुनाव में आप लड़िए, आप लड़के दिखाइए, हम समाज में काम करें, लोगों के बीच में जा रहे, लोगों में अपने संगठन के साथ में, लोगों के साथ में जुड़ करके कुछ मुद्दों को लेकर के आगे आने वाली तैयारी 24 को लेके हम लोग सक्रिय तरीके से काम करना चाहते हैं। बसपा देखिए बहुजन समाज पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि भाजपा का और सपा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो लखीमपुर खीरी में सुनिए ना मैडम, गोला गोकरणनाथ सीट पर, और इसी वजह से उन्होंने बसपा ने कह दिया कि देखिए आप मैं अलग हो जा रहा हूँ, बसपा अलग हो जा रही हूँ, नहीं बसपा अलग हो जा रही है और सपा और बीजेपी आपस में लड़ ले, ताकि उपचुनाव हमेशा से सरकार जिसकी सत्ता में रहती है वही लोग अपने साम दाम दंड भेद से सत्ता में बने रहने के ज्यादा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। उपचुनाव में सिर्फ सरकार का पैसा लगता है और सरकारी शासन और प्रशासन सिर्फ चुनाव जिताने का काम करता है। तो बहन जी ने कहा कि ठीक है आप ही लड़की देख लीजिए, आप कितने धुरंधर चुनाव जीत के देख लीजिए। तो हम लोगों ने तो मैदान फिलहाल आप लोगों के लिए छोड़ दिया, हम 24 की तैयारी में लगे और मजबूत तैयारी में लगे और हम चुनाव जीत के दिखाएंगे और सत्ता में आने के पूरे प्रयास हमारे। ठीक है, मैं रजनीकांत मिश्रा जी आपके पास आता हूं। खतौली विधानसभा देखिए सीट खाली हो गई है और वहां पर काफी ज्यादा तगड़ी चुनौती जो है इस वक्त मिलने वाली है और आरएलडी और बीजेपी में कहा जा रहा है कि बहुत कांटे का मुकाबला वहां पर होने वाला है। किस तरह की चुनौतियां जो है वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि देखिए भूपेंद्र सिंह जी जो है ना बहुत ज्यादा एक्टिव है वहां पर। वो देखिए खतौली सीट पे राष्ट्रीय लोकदल काफी बार विधायक मेरे रहे वहां पे, हम पिछली बार हम सेकेंड पोजीशन में रहे, राजपाल सैनी जी मेरे कर्तव्य में 38% वोट परसेंटेज मेरा था वहाँ मिलने में, 42 पे भाजपा का विधायक वहाँ जीता हुआ था जी। ठीक है, खतौली में देखिए सबसे बड़ी समस्या इस समय किसानों की तो खतौली में ही है। गन्ने का भुगतान नहीं, किसी चीज कोई काम नहीं किसानों के हित में। ठीक है, सिर्फ एक प्रोपगंडा किया जाएगा कि 15 तारीख तक, इतने तारीख तक गड्ढा मुक्त हो जाए सड़क, ये कर दिया जाए, इस पे दुनिया जनता घूमे। आज जब से सरकार बनी योगी जी की, सड़क गड्ढा मुक्त किया जा रहा है और महीने भर का टाइम, 15 दिन का टाइम दिया गया, आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हुआ।
आज के दिन में नहीं, मैं अभी गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अभी मैं छठ में गोरखपुर गया था, सारी सड़कें नेशनल हाईवे खराब है, बाकी की 2 बातें छोड़ दीजिए। अभी पता चल रहा कि उसमें पैचिंग का काम और किसी तरह से शुरू हुआ, और 15 दिन का वो हो जाएगा कि 15 दिन में सारी सड़कें गड्ढे मुक्त कर दी जाएंगे, जबकि इसका कोई औचित्य ही नहीं कहने का। ये कोई टेक्निकल बात ही नहीं है कि 15 दिन में हो जाएगा। ये बातें ऐसी क्यों की जाती हैं? ये सारे मुद्दे हैं मेरे पास। नहीं, आपको क्या लगता है क्यों ऐसी बातें क्यों कही जाती हैं? इसीलिए कही जाती हैं कि लोग असली मुद्दों से भटके रहें, इसी में रहें। आप देखिए, गन्ना का भुगतान नहीं, आज डेंगू का जो प्रकोप है इस पे किसी की चर्चा नहीं। अभी हम लोगों ने ना चिकित्सा अधिकारी को अभी ज्ञापन दे के मैं आ रहा हूं यहाँ, हमने ज्ञापन दिया है। आज डेंगू में नंबर 2 पर तो आपका लखनऊ ही आ गया है। ठीक है, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर इनका कोई विचार नहीं। खतौली सीट मेरी सीट है, मैं इसको 100% जीतूंगा। और जहां तक मैनपुरी की बात है, वहां तो मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि मिलनी ही मिलनी। चुनाव कौन लड़ेगा ये अलग बात है। वहां पे कोई सोचता है कि मैं वहां कैंडिडेट खड़ा करके चुनाव जिता लूंगा, ये उसकी कोरी कल्पना है। वहां पे तो मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि वहां की जनता दे ही रही और देगी ही देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये उपचुनाव में जो 3 चुनाव हो रहे हैं, ये हमारा गठबंधन तीनों की तीनों सीटों पर विजय हासिल करेगा। ठीक है, ओपी सिंह जी, देखिए गन्ना भुगतान जो रजनीकांत मिश्रा जी का कहना है कि गन्ना भुगतान एक जो है प्रमुख समस्या है, उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। डेंगू लगातार फैल रहा है, उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन 15 नवंबर तक गड्ढे भरने का कहा जाए गड्ढा मुक्त जो है, इस तरह की घोषणा कर दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने की एक कोशिश है। दूसरी तरफ खतौली विधानसभा, वो कह रहे हैं कि खतौली विधानसभा हम जीत रहे हैं, जैसा कि वो दावा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ओपी जी। शांतनु जी, चूंकि हम सरकार में हैं जी, प्रदेश और केंद्र दोनों में, पूरे विपक्ष को, विपक्षी पार्टियों को और इस देश और प्रदेश की जनता को हमारी सरकार, हमारी रीति नीति में सवाल उठाना लाजमी है। और हमारा कर्तव्य बनता है कि जनता के जो सवाल है, विपक्ष के जो सवाल है, हम उनको जवाब दें। मैं सबके सवालों का एक एक लाइन में बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा शांतनु जी, मैं बताता हूँ जी। पहला है मनीष, आपने उनसे पूछा क्या मैनपुरी के चुनाव में परिवार एक होगा और इस चुनाव को आप कैसे लड़ेंगे, और उन्होंने तमाम अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई। मैं परिवार एक होगा एक लाइन में बताता हूं। गोरखपुर में कल शिवपाल यादव, अखिलेश यादव के चाचा ने कहा कि जो परिवार का नहीं हुआ वह जो है पार्टी का क्या होगा, और वह किसी का नहीं होगा। यह है उनका परिवार। दूसरे हमारे मरीज जी बहुत अच्छे ओम प्रकाश सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी, ये टेलीविजन पे आप बैठे, सुनिए ओम प्रकाश सिंह सुनिए, ओम प्रकाश सिंह जी सुनिए, पहले कल की बाइट उनकी जरा यहाँ पे चलवाइए, शांतनु जी उनकी बाइट आप चलवाइए। और उन्होंने कहा कि वो किसी के नहीं हो सकते। नहीं, 2012 से देखिए शांतनु जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आप झूठ बोलने के लिए बैठे, मेरे बीच में बोलने, झूठ बोलने के लिए बैठे, आप झूठ बोलने के लिए बारी आए तो बोलिएगा। मनीष जी सुन लेते पहले, सुन लेते। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। ठीक है ओपी जी, शांतनु जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ। ठीक है, ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए। किसी के बीच में नहीं बैठे हैं, अच्छी बात है, नहीं बोले हैं, लेकिन झूठ बोलने के लिए थोड़ी ना बैठे टेलीविजन कि अभी मनीष जी ने लगातार अखिलेश यादव की 2012 से 2017 की सरकार का गुणगान गाया। गाना भी चाहिए, लेकिन भैया मनीष जी आप ये बताइए कि जब 2014 का लोकसभा चुनाव लड़े तो सरकार किसकी थी? 2017 का हम लोग 2014 में इसलिए हार गए कि आप जैसे ठग नहीं है, जनता को हम ठग नहीं पाए, जनता को हम गुमराह नहीं कर पाए, जनता से झूठ नहीं बोल पाए, जनता से लक्षदार बातों में फंसा नहीं पाए। हम लोग स्पष्ट राजनीति करने वाले लोग हैं और स्पष्ट और सीधे साधे हम राजनीति में झूठ और खाली टीवी पर हैं आप जो है खाली टीवी पर हैं, आप शांत रहिए। शांतनु जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे विपक्षी पार्टियों के लोग तमाम आरोप लगाए, लेकिन आप ये बताइए कि देश की आजादी के 70 साल बाद इस प्रदेश की जनता को सरकार में आखिर भागीदारी मिली है तो किसकी सरकार में मिली? अरे ओम प्रकाश जी, देश की आजादी के समय तो आप अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। देश की आजादी के समय आप कहां थे? आप लोग तो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उनके गुलाम बन करके, उनके मुरीद बन के आप काम कर रहे थे। आयुष्मान भारत दिए होते,
आज उनको बड़ी जो है बातें सारी कर रहे हैं, सुधा जिनका तो कोई ये आजादी क्यों नहीं बैठे हुए हैं? सारी संपत्तियों को बेच दिया बेईमान है, पूर्वजों की बनाई हुई सारी संपत्तियों को ये चोर और बेईमान बेच दिए और आज क्या हुआ बातें कर रहे हैं। मेरा भी एक सवाल है सर, मैं भी ओम प्रकाश जी से एक सवाल करना जी चाहती विद्या जी, हूँ। मैं आता हूँ आपके पास। जी सर। एक है और किसी की संख्या 2 है, और रजनीकांत मिश्रा को किसानों की बड़ी चिंता है। लेकिन इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब बसपा ने अपनी सरकार में 21 चीनों मिलों को बेच दिया, तब इनकी आरएलडी का अरे मेरी आवाज और थी, अखिलेश मैंने यादव की बसपा सरकार छोड़ी में और सोरो और चीनी चौधरी मिलें साहब ने बंद हो उसपे गई, पूरी लड़ाई तब लड़ी। इनकी सरकार आपको कहाँ जानकारी थी? ही नहीं ओपी और साहब, अखिलेश आप पहले यादव पूरी जाते जानकारी जाते रखिए। 54,000 हमने करोड़ मुलायम सिंह जी किसानों की का भी साथ छोड़ा बकाया था। ओम प्रकाश जी आपसे सवाल है, मेरा सवाल आप सवाल का पहले जवाब हमारी दीजिए। बात करिए। किन ठीक है, आप जानकारी करिए। 17 में आपको कोई जानकारी नहीं है। ओपी जी, ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी, ठीक है, और जब सरकार आई ठीक है, तो कोई जानकारी हाईकोर्ट नहीं ने आतंकवादियों ओम प्रकाश जी, का विद्या जी प्लीज। हमारी सरकार शांतनु जी, और इनकी ओम प्रकाश जी, सरकार में ओम प्रकाश जी सुन लीजिए। ओम का बहुत अच्छा, शांतनु जी बहुत आप जी। अच्छा। आपको जानकारी है मिश्रा और जी, मिश्रा की जी, बात मिश्रा जी, आप रजनी ये जी, मैं बताइए आता हूँ। शांतनु मनीष जी, कि आप पहले अगर जानकारी बरसात नहीं के करते। कारण अरे मनीष जी, सड़कें टूटी हैं, अरे सवाल जी, सवाल का प्रकाश जवाब जी, दे रहा हूं। प्रकाश जी, अगर ये मैंने बताइए सरकार किस शांतनु मुद्दे पर छोड़ी जी, थी? बरसात के प्रकाश जी, कारण प्रकाश जी, सड़कें टूटी है, ठीक है। तो उन सड़कों को मरम्मत करने के लिए हमने 15 नवंबर का झूठी समय बातें दिया। मत फैलाइए। ये ठीक है, ये रजनी मिश्रा जी, मैं भटकाने आता की हूँ। बात ओम प्रकाश जी, ये ध्यान भटकाने की बात है। ओम प्रकाश जी, जनता हित आप की अपनी बात बातों करिए, को मनीष जी, ध्यान अपनी बात पूरी भटकाने की करिए। बात करते हैं। ओम प्रकाश जी, अगर हम सड़कें ठीक कर रहे अच्छा हैं तो ठीक है, आप सड़कें ठीक कर रहे अरे हैं। ना, ओम प्रकाश सड़कें जी, ठीक। मिश्रा जी, ओम प्रकाश जी, एक छोटा सा सवाल मैं बहुत कम वक्त बचा है मनीष जी, बताइए। जी जी, बहुत छोटा सवाल मैं पूछा आपसे एक सवाल करता अरे, हूँ आप मनीष जी, अरे एक सवाल करता अरे हूँ। सुनिए ना, एक सवाल आप करता भी हूँ। सवाल करिए मनीष जी, आप सवाल करिए ना। उत्तर प्रदेश में अरे आप सारे सवाल अरे ओम प्रकाश जी, एक उत्तर सवाल प्रदेश में अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो एक सवाल का जवाब दे दो मनीष से। हाँ बताइए, एक बताइए। सवाल का हाँ, सवाल पूछिए, केवल पूछिए। एक सवाल का जवाब दे अरे दो। सवाल तो पूछिए मनीष, आप सारे सवालों का सवाल जवाब पूछिए दो। ओम प्रकाश जी, एक सवाल सवाल पूछिए, का जवाब दे दो। सवाल पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूँ शांतनु जी कि जी। इनकी प्रदेश में 4 बार सरकारें रही। जी, बिल्कुल। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन होता था? नंबर 1 सवाल। जी, बिल्कुल। नंबर 2 सवाल, आप ये बताइए क्या ये बात छुपी है कि कौन सा सवाल है पीडब्ल्यूडी का टेंडर गुंडा माफिया दबदबा वाले विधायक संरक्षित। ठीक है ओम प्रकाश जी, मैं ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, अरे बात तो सुनिए। ओम प्रकाश जी की आवाज को डाउन करिए, ओम प्रकाश जी की आवाज को डाउन करिए। मनीष जी अपना सवाल पूछिए। जी शांतनु जी, ये बहुत अच्छा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात इन्होंने पूछा है। हाँ। अरे इनका ऑडियो ऑन करिए। हमें नहीं, आप अपने सवाल पूछे। मेरे पास ओम प्रकाश जी, मैं नहीं, आप बोलिए, दोनों सवाल का जवाब दीजिए। पीडब्ल्यूडी विभाग के पास उत्तर प्रदेश में कितनी लाख किलोमीटर सड़कें हैं? जरा बताएंगे। आप पत्रकार भी रहे हैं, ईमानदारी से जवाब दीजिए। कौन मंत्री था कि 4 बार सरकार? अरे भाई, मैं इस समय की बात पूछ रहा हूँ। किस परिवार का? अरे भाई सुनिए ना, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन था? उत्तर प्रदेश अरे में बताओ पीडब्ल्यूडी भैया, विभाग के पास उत्तर कौन प्रदेश मंत्री में था? अरे ये सवाल तो अरे दस्तावेज कौन में- मंत्री था? अरे दस्तावेज में कौन है भाई, मंत्री था? कौन मिनिस्टर किसी का भाई, किसी का चाचा? सुनिए ना, सुनिए, एक पढ़ाई लिखाई की बात हम पूछ लेते हैं। ओम प्रकाश अरे जी, कौन आप पत्रकार मंत्री रहे था हैं। PWD? अरे आप पत्रकार रहे हैं, सुनिए ना, आप कितने लाख किलोमीटर सड़क है उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के पास, बताएंगे आप जरा? आपकी पढ़ाई लिखाई आप 17 विद्या के जी, पहले अरे एक गजब सवाल में आदमी है। आप ठीक है, छह मनीष जी, ये पूछा है तैयार कि है। पीडब्ल्यूडी के आखिरी पास सवाल, कितने लाख किलोमीटर तैयार आखिरी हो सवाल रही है। मनीष जी, वक्त की कमी है। 2024 तक ओम प्रकाश जी, 13 वक्त की कमी है। आखिरी एक्सप्रेस सवाल तैयार हो रही विद्या है। जी, विद्या जी आप एक्सप्रेस अपना सवाल की पूछिए। बात जी करते क्या हैं। पूछ रही थी आप? जी मैं आपसे सर यही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप सरकार में सवाल आप हमसे नहीं पूछ सकते, हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं जी, क्योंकि सवाल हम पूछिए। सरकार में विद्या नहीं जी, है। वक्त की हम कमी है, सिर्फ सवाल ये पूछिए। पूछना चाहते हैं कि क्यों बेरोजगारी नहीं पूछ पे, सकते? महंगाई क्यों नहीं पूछ पे, सकते? डबल इंजन की सरकार क्यों का नहीं पूछ सकते? क्या वो है? मैं ये उसकी पूछ नीति सकता है, हूँ, मुझे वो बता इस दीजिए। प्रदेश के आप सबसे तो बड़े किसानों को गुंडा लेके, और ठीक है, ठीक है। भुगतान को लेके, विद्या जी, किसान गन्ना पंजाब भुगतान सरकार को देखिए, लेके वक्त आपकी की बहुत भूमिका कमी होनी है। चाहिए। ठीक है, रफत जी, रफत जी कुछ कहना चाह रही है। रफत जी, कानून व्यवस्था की बात करती हो। नहीं, रफत जी कुछ कहना चाह रही नहीं, है। बात नहीं करते, विद्या काम जी, नहीं करते, विद्या जी, सरकार ने प्लीज। काम करके भी दिखाया है। ठीक है विद्या जी, किसने प्लीज। संरक्षण दिया? जी बताओ रफत जी। इसका जवाब।
70 ठीक है। सालों में जो बनाया गया था आज बेचने का काम हो रहा है। जनता बिल्कुल को बेचने कुछ का काम नहीं हो रहा है। आजादी में नौकरियां बेच रहे हैं, देश के ऐतिहासिक संस्थाओं को बेच रहे हैं। ये लोग करते हैं। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले ही पूछेंगे बेच रहे पूरे देश को, 70 सालों में क्या हुआ? लूटा अंग्रेजों की दलाली करने वाले पूछेंगे, 70 सालों में अंग्रेजों की दलाली करने वाले पूछेंगे। इनके बराबरी नेता खाली फोटो ठीक है, खिंचा रहे हैं, और ठीक है, आप सभी का ठीक है। ओम प्रकाश जी, डेंगू को लेके मुझे बताइए आपसे। ठीक है। विद्या जी वक्त की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। विद्या जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। मनीष जी आपका भी शुक्रिया, रजनीकांत जी आपका भी शुक्रिया, रफत जी, ओम प्रकाश सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है, लेकिन जब इस उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। कुरुक्षेत्र में इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।